हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को, जिसके अंदर कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 2 जो कि है विलियन यानी कि सॉल्यूशन। और आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो हमारा है एनसीईआरटी का 2.6.5, जिसको हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। अब इस बात को समझने के लिए हमने पिछली क्लास में आपको जो जो बातें बताई थी वो सब आपको पता होनी चाहिए। हमारा आपको ध्यान हो, ये पूरा का पूरा टॉपिक केवल एक सिंगल पॉइंट से चल रहा है और वह हमारा है अणुसंख्यक गुणधर्म, विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म। और कौन से होते हैं विलियन के अणुसंख्यक गुणधर्म? किसी विलियन के वे गुणधर्म जो विलियन में विलेय की प्रकृति पर निर्भर न करें, अर्थात कौन सा विलेय डाल रहे इस पर निर्भर न करें, बल्कि इस बात पर निर्भर करें कि विलेय की कितनी मात्रा आपने डाली है। तो जो सारे के सारे गुणधर्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह विलेय की कितनी मात्रा विलियन में है, उन्हीं गुणधर्मों को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। तो ये तो हमने कई बार हर वीडियोस में आपको रिवाइज बार बार आपको ये परिभाषा दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये आपको समझ में आ गई होगी। और अणुसंख्यक गुणधर्म में हमने किन किन की अब तक चर्चा कर चुके हैं? पहला हमने करा था, आपको ध्यान हो, वाष्पदाब में अवनमन। दूसरा हमने करा था क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हमने करा था हिमांक में अवनमन यानी कि हिमांक का कम होना। और चौथा हमने करा था पिछली क्लास में परासरण के बारे में। वहां पर हमने आपको बताया था परासरण क्या होती है। परासरण एक ऐसी क्रिया है जिसमें कि यदि हम किसी एक विलियन और एक विलायक को, हमने एक विलियन ले लिया और उस विलियन का शुद्ध विलायक ले लिया, इन दोनों को यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से पार होकर के कहां पहुंच जाते हैं? विलियन में पहुंच जाते हैं। और इस क्रिया को हम कहते हैं परासरण की क्रिया। हम डायग्राम से यहां पर आपको स्पष्ट कर रहे हैं, आपको पूरा का पूरा दोबारा से ध्यान आ जाएगा। हमने कहा ये इस प्रकार से हमने बनाई, यह हमने बनाई। ये बीच में हमने कहा एक झिल्ली है जिसे हम कहते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। और इधर की ओर हमने क्या करा है कि विलियन ले लिया। यह हमारा क्या है? विलियन। और यहां पर हम क्या करते हैं? एक पिस्टन लगा देते हैं। या अभी पिस्टन नहीं लगा रहे, आपको पूरा क्रम से समझा देते हैं। हमने कहा यह क्या है? विलियन है। और इधर की ओर हमारा जो है, यह हमारा क्या है? यह है शुद्ध विलायक। तो ये क्या हो गया? शुद्ध विलायक। और यह हमारी बीच की क्या हो गई? इसे कहेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे SPM भी कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये हमारी बीच की है। इधर की ओर हमने कहा शुद्ध विलायक है और इधर की ओर हमारा क्या है? विलयन। तो इस व्यवस्था में जब क्या हो, शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन की तरफ गति करते हैं स्वतः ही। आपने कोई बाहर से कोई प्रेशर नहीं लगा रहे, कोई कार्य नहीं कर रहे, ये स्वतः ही विलायक के अणु विलियन के अणु की तरफ, विलियन की तरफ गति करते हैं। इसके अणु, विलायक के अणु कहां से? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए। जब स्वतः ही ऐसी क्रिया हो तो इसी क्रिया को हम कहते हैं परासरण की क्रिया। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। एक लाइन में हम फटाक से इसको लिख लेते हैं। तो हमने कहा परासरण क्या है? परासरण की क्रिया में शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर स्वतः ही विलियन में प्रवेश कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, परासरण की क्रिया क्या होती है ये मैंने आपको यहां पर स्पष्ट कर दिया। पिछली क्लास में पूरा हमारा इसी पे पूरी चर्चा हुई थी, लेकिन अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पहले वहां जाकर के देखें। उसका मूल निचोड़ यह है परासरण की क्रिया क्या होती है। तो परासरण की क्रिया में यहां से इधर की ओर क्या हो गए, विलयन ने विलायक के अणुओं ने गति करना शुरू कर दिया। ये हो गई,
ये हमारी क्या हो गई, ये, और ये क्या है, परासरण की क्रिया, ये परासरण की क्रिया है। तो इतनी बात आ गई। अब हमने वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया था, परासरण दाब। अब परासरण दाब क्या होता है इसे भी समझिए। हमने कहा ये परासरण की क्रिया हो रही थी, विलायक के अणु इधर से विलयन की तरफ गति कर रहे थे अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके। और अर्धपारगम्य झिल्ली, मैंने कहा था क्या खास बात होती है इसकी, कि यह अपने भीतर से विलायक के छोटे छोटे अणुओं को तो जाने देती है एक तरफ से दूसरी तरफ, लेकिन इधर विलयन के जो अणु होते हैं उनको झिल्ली क्या करती है, दूसरी तरफ जाने से रोक देती है। ये झिल्ली की हम कह सकते हैं एक क्वालिटी होती है पर अर्धपारगम्य झिल्ली की। तो ये हमारी क्या होगी, परासरण की क्रिया होगी। अब हम चाहते हैं कि ये इधर से शुद्ध विलायक के अणु विलयन की तरफ न जाएं, तो इसके लिए हमने क्या करा, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया। हमने इस प्रकार से एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आप समझते हैं, ये इस तरीके का होता है, जैसे आपने देखा होगा पिचकारियों में आता है। पिचकारियों में पीछे वाला हैंडल होता है ना, जिसको पकड़ के आप ऐसे करके दबाते हैं, या इंजेक्शन का पीछे वाला हिस्सा जिसको आप दबाते हैं तो आगे से जेट निकलती है। तो वो जो होती है वो एक पिस्टन की फॉर्म होती है। जैसे घरों में मच्छर जब इकट्ठे हो जाते हैं या कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, किसी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए जो पंप आता है वो भी एक प्रकार से पिस्टन की फॉर्म है। तो चाहे वो पिचकारी में देख लीजिए, चाहे आप इंजेक्शन में देख लीजिए, चाहे उस पंप में देख लीजिए, वैसा ही पिस्टन हमने यहां लगा दिया। अब ये पिस्टन जैसे जैसे हम इसको ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं, इसको इधर की ओर गति कराते हैं, हम देखते हैं ये जो परासरण की जो क्रिया हो रही है, ये वाली हमारी क्रिया परासरण की, यह परासरण की क्रिया धीमी पड़ने लग जाती है। धीमी का अर्थ हुआ कि अब इस शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जो विलयन की तरफ जा रहे थे उनकी संख्या घटती चली जाती है। तो एक ऐसी स्थिति जब शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन तक जाना बंद कर दें, बिल्कुल भी ना जाए, तो उस समय इस पिस्टन के द्वारा विलयन पर जो दाब लगाया जाता है उसे हम कहते हैं परासरण दाब। तो क्या दूसरी चीज हमने समझी, परासरण दाब। तो परासरण दाब की भी हम चाहें तो परिभाषा लिख सकते हैं। हमने कहा क्या है परासरण दाब, परासरण दाब वह विलयन पर, यहां लिखेंगे विलयन पर लगाया गया वह दाब जो परासरण की क्रिया को बंद कर दे, क्रिया को रोक दे, परासरण दाब कहलाता है। तो मुझे लग रहा है अब आपको परासरण दाब भी समझ में आ गया होगा कि जो परासरण की क्रिया थी, शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके विलयन की तरफ जा रहे थे, हमने उन्हें ऊपर की ओर से विलयन पर ऊपर से दाब लगाए पिस्टन के द्वारा और वह क्रिया रुक गई। तो जिस दाब पर वह क्रिया परासरण की क्रिया रुकती है, दाब के उसी मान को हम क्या कहते हैं, उस विलयन का परासरण दाब कह देते हैं। यह बात क्लियर होगी। अब हम यहां पे अपने टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हमारी पीछे का एक बेस था कि प्रतिलोम परासरण को समझने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, वो हमने यहां पर चर्चा करी और पिछली क्लासेस में इसको डिटेल में बताया गया है। तो आप चाहें तो वहां से ज्यादा डिटेल में समझ सकते हैं। अब हम समझते हैं प्रतिलोम परासरण क्या होता है। प्रतिलोम का शब्द क्या हुआ, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा, और परासरण का मतलब परासरण की क्रिया। एक ऐसी क्रिया जो परासरण की विपरीत हो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। परासरण की क्रिया ये वाली है कि जिसमें क्या हो, शुद्ध विलायक के अणु किधर की ओर गति करें, विलयन की तरफ गति करें। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रतिलोम परासरण। इसका अर्थ है कि अब विलयन से अणु किधर की ओर गति करें, शुद्ध विलायक में गति करें। तो यानी कि गति की दिशा क्या हो गई, अब की बार ये हो गई, ये हमने गति की दिशा बना दी। तो ये जो दिशा है इसको हम क्या नाम देते हैं, यह है प्रतिलोम परासरण। यह क्रिया क्या है, प्रतिलोम परासरण। और प्रतिलोम परासरण में सबसे ध्यान देने की बात बच्चों ये है, काफी बच्चे गलती करते हैं, वो समझते हैं विलयन के अणु गति करेंगे अब शुद्ध विलायक की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के थ्रू। ऐसा नहीं होगा। विलयन में विलायक के जो अणु होते हैं वह अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक की तरफ जाते हैं। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा विलयन के अणु नहीं गति कर रहे हैं,
विलयन में विलायक के जो अणु होंगे, यानी कि जो शुद्ध विलायक होगा, जो विलयन में स्थित होगा, वह गति करते हैं उसके अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, और विलयन से किधर की तरफ जाते हैं, शुद्ध विलायक की तरफ जाएं, तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रतिलोम परासरण। तो अब इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो हमने क्या कहा, यहां पे लिख लेते हैं, प्रतिलोम परासरण वह क्रिया जो परासरण की विपरीत हो, प्रतिलोम परासरण कहलाती है, परासरण कहलाती है। और क्या होती है विपरीत प्रक्रिया, इसमें विलयन में उपस्थित विलायक के कण, विलायक के अणु लिख लेते हैं, अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार कर शुद्ध विलायक की तरफ गति करते, और यहां पर आगे के लिख रहे हैं गति करते हैं। अब बात आती है आखिर ऐसी प्रक्रिया क्यों हुई कि परासरण की क्रिया तो इधर से इधर थी, ये विपरीत प्रतिलोम परासरण की क्रिया कहां से उत्पन्न होगी। यह क्रिया तब उत्पन्न होती है कि जब इस विलयन पर जो हम दाब लगा रहे हैं, उस दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो। ध्यान रखिएगा इस बात को कि यह प्रतिलोम परासरण की क्रिया केवल तभी घटित होगी जब विलयन में जो हम दाब लगा रहे हैं पिस्टन के द्वारा, इस दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो। क्योंकि परासरण दाब से शुद्ध विलायक के अणु न तो विलयन की तरफ जा रहे हैं, न विलयन का कोई अणु शुद्ध विलायक की तरफ गति कर रहा है। इधर से ना इधर अणु आ रहे हैं, ना इधर से इधर अणु आ रहे हैं। तो ठीक ये स्थिति क्या होगी, परासरण दाब पर हो गया। अब परासरण दाब का मान और आपने बढ़ा दिया तो इस अर्धपारगम्य झिल्ली पर यहां के जो विलयन के जो अणु होंगे वो धक्का मारेंगे, प्रेशर मारेंगे। जब प्रेशर मारेंगे तो क्या होगा, अब अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी है कि वो विलयन के अणुओं को तो पार होने से क्या कर देगी, रोक देगी। वो बनाई इसी तरीके से गई है कि उसमें विलयन के अणु बड़े साइज के होते हैं, तो वह अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके इधर नहीं जा सकते। लेकिन विलयन में जो शुद्ध विलायक के अणु होंगे, विलयन कैसे बना होगा, शुद्ध विलायक में विलय तो आपने मिलाया है तभी तो विलयन बना है। तो विलयन में जो विलायक के अणु होंगे वह अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके परासरण दाब से ज्यादा दाब पर अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके शुद्ध विलायक की तरफ गति करने लग जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रतिलोम परासरण। तो यह क्रिया कब उत्पन्न होती है, लिख भी लेते हैं। यह प्रतिलोम परासरण की क्रिया तब होती है जब दाब का नाम विलयन पर लगाए गए दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो, परासरण दाब से अधिक हो। तो इतनी बात बच्चों आपने ध्यान देनी है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा, सर दाब तो ये इधर लग रहा, तो ये झिल्ली पे कैसा फर्क पड़ रहा। तो ध्यान रखिए, यहां पर हमारे काम करते हैं द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के नियम कहते हैं कि द्रव के किसी भी एक हिस्से पर लगाया गया जो दाब होता है उस द्रव के भीतर सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जितना दाब आप ऊपर से लगाएंगे ठीक उतना ही दाब ये जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है इसके इस वाले पोर्शन पर लगेगा, विलयन के पोर्शन पर। किसके द्वारा, इस विलयन के द्वारा। तो समान रूप से वितरित हो जाएगा। और दाब ज्यादा होगा तो हमने कहा इधर से शुद्ध विलायक के अणु इधर की ओर गति करेंगे। विलयन में जो विलायक के अणु होंगे वो शुद्ध विलायक वाले चैम्बर की तरफ जाने शुरू हो जाएंगे अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। तो इतनी बात मुझे लग रहा है वो आपको बिल्कुल क्लियर होगी कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। अब हम देखते हैं क्या इसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। तो लिखते हैं इसके उपयोग। पहला उपयोग तो हम सबसे पहले इसका मेन उपयोग देखें। हमारा ये जो टाइटल है जल शोधन, वाटर प्यूरिफिकेशन। अब जल शोधन
में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। आप जानते हैं समुद्रों का जो जल होता है वो नमकीन होता है, और केवल उस जल में केवल नमक ही नहीं घुला हुआ रहता, नमक के साथ साथ कुछ अन्य विलेय पदार्थ भी घुले हुए रहते हैं, कुछ अन्य पदार्थ भी घुले हुए रहते हैं। तो यदि आप चाहते हो समुद्र के जल से शुद्ध मीठा पानी बाहर निकाल लिया जाए और उसका जो नमक वाला जो गुण है वो अलग रह लिया जाए, तो उसको हम किस विधि से यूज करते हैं? प्रतिलोम परासरण की विधि का उपयोग करके समुद्र जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा मैंने? प्रतिलोम परासरण का उपयोग कर समुद्र के जल से मीठा जल प्राप्त किया जाता है। कैसे करेंगे? बिल्कुल प्रोसेस यही है बच्चों, कोई नई चीज नहीं है। सीधे डायग्राम बनाना चाहो तो ये मैंने ऐसे करके डायग्राम बना दिया। यहां पर हमने कहा ये हमारी क्या होगी? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होगी। यहां पर हमने क्या लगा दिया? यहां पर दाब लगा दिया। इस दाब को थोड़ा सा इधर की ओर बना देते हैं। यहां पर हमने क्या लगा दिया? एक पिस्टन से दाब लगा दिया। पिस्टन क्या होता है मैं बता चुका हूं, जैसे पिचकारी का होता है पीछे का हैंडल, वो पिस्टन से दाब लगाया। और यहां पर से हम क्या डाल देते हैं? समुद्र का जल इसके अंदर डाल सकते हैं। यहां से क्या कर रहा है? समुद्र का जल, जैसे हम नमकीन जल भी कहते हैं, वो अंदर जा रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? समुद्र का जल इकट्ठा हो गया। अब इधर वाले हिस्से पे हम क्या कर देते हैं? यहां से एक टोटी लगा देते हैं और यहां पर हमारे को क्या मिलता है? शुद्ध जल। कैसे मिलेगा समझिए। हमने क्या करा? यहां अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी। अब अर्धपारगम्य झिल्ली की खास बात क्या है? विलयन के अणुओं को अपने भीतर से प्रवेश नहीं होने देगी। लेकिन जब हम ऊपर की ओर से यहां पर क्या लगाएंगे? परासरण दाब से अधिक दाब लगाते हैं, तो यहां से क्या होते हैं? ये जो समुद्र के जल में क्या है? शुद्ध जल प्लस नमक प्लस अन्य अविलेय पदार्थ। तो समुद्र के जल में क्या है? शुद्ध जल प्लस नमक प्लस अन्य विलेय, जो अन्य चीजें भी घुली हुई होगी, ये सब चीजें रहती है। तो जब यहां से दाब का मान परासरण दाब से अधिक होता है तो प्रतिलोम परासरण की क्रिया शुरू हो जाती है, और यहां से इस झिल्ली को पार करके इधर की ओर क्या आना शुरू हो जाता है? शुद्ध जल। और ये शुद्ध जल जब यहां इस सेक्शन में इकट्ठा होता चले जाता है तो क्या होता है? यहां से वो बाहर आकर के हम उसको क्या कर लेते हैं? नीचे की ओर एक स्थान पर इकट्ठा करते रहते हैं। तो इससे क्या लाभ हुआ? शुद्ध जल अलग हो गया और यहां पर क्या हो गया? नमक, मुख्य रूप से नमक हमारे को क्या हो गया? एक स्थान पर इकट्ठा मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया से हम शुद्ध जल भी अलग कर लेते हैं और नमक को अलग कर लेते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात आती है, क्या इसका यहीं पर उपयोग है? तो हम कहेंगे यहां उपयोग नहीं है, और भी कई जगहों पर उपयोग है। और जो हम यहां शब्द उपयोग करते हैं झिल्ली, मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन का वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए वर्तमान में जो हम आरओ यूज कर रहे हैं उसमें तो उपयोग होता ही होता है। पुराने समय में जब हम पानी को शुद्ध करते थे तो आपको ध्यान हो, प्रारंभ में क्या किया जाता था? सीधे एक कपड़ा लेते थे और उस कपड़े को रखकर उसके ऊपर से क्या कर देते थे? पानी डालते थे। तो जो जल की अशुद्धियां होती थी, रेत हो गई, मिट्टी हो गई, वो उस कपड़े में रुक जाती थी और नीचे की ओर क्या आ जाता था? शुद्ध जल प्राप्त होता था। अब हमने कहा थोड़ा सा और अधिक शुद्ध तरीके से करें, क्योंकि छोटे छोटे कण, रेत के छोटे छोटे कण वो कपड़े को भी पार करके कुछ कुछ नीचे पहुंच ही जाते थे, या हम कहें मिट्टी के छोटे छोटे कण जो घुली हुई रहती थी जल में वो पहुंच ही जाती थी नीचे, उसको कैसे दूर किया जाए? तो आपको ध्यान हो, पुराने समय पर वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए वो कैंडल्स आती थी कि एक स्टील के बर्तन में वो 3 कैंडलें लगी हुई रहती थी, या प्लास्टिक के बर्तन में। अब उसमें छोटे छोटे छिद्र होते थे, जब पानी उसमें जाता था तो अशुद्धियां तो बाहर रह जाती थी और उन छोटे छोटे रंध्रों से, छोटे छोटे छिद्रों से शुद्ध जल अंदर जाता था, नीचे के वाले टैंक में क्या होता था? इकट्ठा होना शुरू हो जाता था। वहां पे उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में जो हम आरओ यूज कर रहे हैं उसमें भी एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। आप कभी आरओ का कभी कहीं पर देखना, या कहीं आरओ लगा हुआ होगा तो उसका जो टेक्नीशियन आता है उससे पूछना क्या इसमें मेम्ब्रेन लगी हुई है? वो कहेगा बिल्कुल लगी हुई है, ये सेक्शन है इसका एक मेम्ब्रेन का। और मेम्ब्रेन क्या करती है? यही काम करती है कि शुद्ध जल को पार निकाल देती है और अशुद्ध जल को या जल में घुले हुए विलेय पदार्थों को रोक देती है। अब मेम्ब्रेन कितना शुद्ध जल पार करेगी, कितना रोक देगी, यह क्या करता है? आरओ का सिस्टम होता है, जिस प्रकार से हम क्या करते हैं? उस मेम्ब्रेन को डिजाइन करते हैं।
तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है और किस प्रकार से हम इसके द्वारा जल का शोधन करते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा प्रतिलोम परासरण क्या होता है। प्रतिलोम परासरण के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह हमारा है एनसीईआरटी का 2.7 जो कि है असामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि एबनॉर्मल मोलर मासेस। असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या हुआ? अभी तक हमने जो चर्चा करी थी वो करी थी अणुसंख्यक गुणधर्म की। किसी विलयन का अणुसंख्यक गुणधर्म हमने कहा था वह गुण होता है जो विलयन में विलेय कौन सा डाला गया है, विलेय की प्रकृति क्या है, इस पर निर्भर न करे, बल्कि इस बात पर निर्भर करे कि विलेय के कितने मोल उपस्थित है या विलेय के कितने अणु विलयन में उपस्थित है। तो ऐसे गुणधर्मों को विलयन के हम क्या कहते थे? अणुसंख्यक गुणधर्म कहते थे। और 4 प्रकार के गुणधर्मों की चर्चा की थी। पहला हमने कहा था वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा हमने कहा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हमने कहा था हिमांक में अवनमन और चौथा हमने कहा था परासरण दाब। यह सब विलयन में कितना विलेय मिलाया है इस पर निर्भर करते हैं, कौन सा विलेय मिलाया है इस पर निर्भर नहीं करते। अब बात आती है कि आखिर असामान्य जो हम कह रहे हैं यह मोलर द्रव्यमान, इसका क्या अर्थ हुआ? इन चारों जो हमने अणुसंख्यक गुणधर्म आपको बताए हैं, इनके द्वारा हम क्या कर सकते थे? विलेय के मोलर द्रव्यमान को हम ज्ञात करते थे। और विलेय के मोलर द्रव्यमान को जब हम ज्ञात करते थे तो हम क्या करते थे? इस विधि के द्वारा, इन चारों में से किसी भी विधि के द्वारा हम विलेय के मोलर द्रव्यमान को कैलकुलेट कर सकते थे। लेकिन कुछ मामलों में यह देखा गया कि हमने इस अणुसंख्यक गुणधर्म वाली विधि से जो मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करते थे वह उस विलेय के जो वास्तविक मोलर द्रव्यमान था उससे क्या होता है? मैच नहीं करता था, मिलता नहीं था, बल्कि प्रायोगिक तौर पर जो हम निकाल रहे थे वह मोलर द्रव्यमान कुछ और आ रहा था। और हम जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं किसमें? अणुसूत्र की सहायता से, वो मोलर द्रव्यमान क्या हो? कुछ अलग आता था। तो अब बात आई आखिर इन मोलर द्रव्यमानों में ये अंतर क्यों आए? तो सबसे पहले हम असामान्य जो हमारा मोलर द्रव्यमान है इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। हम कहते हैं जब किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर प्राप्त किसी विलेय का मोलर द्रव्यमान उस विलेय के अणुभार जो अणुसूत्र से प्राप्त होता है, अणुसूत्र से प्राप्त होता है। तो हमने कहा जब किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर प्राप्त किसी विलेय का मोलर द्रव्यमान उस विलेय के अणुभार से भिन्न आए तो इस प्रकार प्राप्त मोलर द्रव्यमान को क्या कहेंगे? असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर जो हमने 4 हमने आपको तरीके बताए उनमें प्रत्येक में आपको बताया है कि मोलर द्रव्यमान को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका एक फार्मूला होता है। तो आप उस फार्मूले से जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त करते हैं वह उस विलेय का जो अणुसूत्र होता है, जैसे हम बेंजीन कह ले तो बेंजीन हमारे पास, बेंजीन तो एक विलायक है, जैसे बेंजोइक अम्ल हो गया, उसका जो सूत्र होगा, अणुसूत्र होगा, उससे जो हम मोलर द्रव्यमान प्राप्त करेंगे उन दोनों में क्या आ गया? अंतर आ जाता है। और इसी अंतर को हम क्या कहते थे? असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो गलती कहां हुई होगी? जो हम अणुसूत्र से मोलर द्रव्यमान प्राप्त करते हैं वो तो सही है, लेकिन हम जो अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर हम मोलर द्रव्यमान प्राप्त कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि आ रही है। और वह जो हमारा विभिन्न या हम कह सकते हैं मूल अणुभार से जो अलग हमें मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी हमें समझना है। हमने कहा
कि अभी तक हमने जो अणुसंख्यक गुणधर्मों की चर्चा करी 4 प्रकार के, हमने देखा वह जो गुणधर्म होते हैं वह हमेशा निर्भर करते हैं विलेय के मोलों की संख्या पर, या विलेय के कितने अणु उपस्थित हैं या विलेय के कितने कण उपस्थित हैं, इस बात पर निर्भर कर रहे हैं। इसको हम कह सकते हैं कि हम यहां पर लिखते हैं, हमने कहा अणुसंख्यक गुणधर्म अनुक्रमानुपाती होता है विलेय के कणों या मोलों की संख्या के, इसके क्या कहते हैं हम, अनुक्रमानुपाती होता है। और जो हम विलेय का अणु भार निकाल रहे हैं या मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं, दूसरा हमने कहा विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, अणुसंख्यक गुणधर्म का। और क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म विलेय के कणों के मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, इसलिए यह अनुक्रमानुपाती होगा 1/, विलेय के मोलों की संख्या के। तो मेरे कहने का सीधा अर्थ है कि विलेय का मोलर द्रव्यमान सीधे संबंधित होता है विलेय के मोलों की संख्या से। यदि किसी कारण से विलेय के मोलों की संख्या परिवर्तित हो रही है तो हम कहेंगे, हम अणुसंख्यक गुणधर्म की विधि से जो हम प्राप्त करेंगे क्या, मोलर द्रव्यमान, वह भी क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने आपको अणुसंख्यक गुणधर्म जो आपको बताए वो 4 बताए, और सबसे लास्ट में आपको ध्यान हो हमने आपको बताया था परासरण दाब के बारे में, वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म था। तो अब यदि उसको हम यहां कोरिलेट करें इस चीज से, तो हम कैसे लिख सकते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने कहा क्या है, परासरण दाब। परासरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। तो पाई हमारा क्या होता है, सूत्र आप जानते हो, ये होता है C/R/T के बराबर होता था, जहां C विलयन का सांद्रता को प्रदर्शित करता था, R गैस नियतांक को, और T हमारा ताप को प्रदर्शित करता था। तो हमने कहा जो पाई है ये C की जगह हम क्या ले लेते थे, आप जानते हो मोलरता लेते थे, और उसको लिखते थे N2/V के बराबर, N2/V × R × T। तो अब आप देखिए पाई में और N2 में, N2 क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, इन दोनों में अनुक्रमानुपाती का संबंध है। और साथ ही यदि हम यहां पर कैलकुलेट करें कि विलेय का मोलर द्रव्यमान के लिए क्या सूत्र होता था, तो विलेय के मोलर द्रव्यमान के लिए हमारा सूत्र होता था M2 बराबर, ध्यान आपको W2 हमारा होता था विलेय का द्रव्यमान, W2 RT अपॉन नीचे हमारा आ जाता था पाई इंटू M2, तो हमारा यहां पर आ गया, साथ में आ जाएगा पाई इंटू V के बराबर आ जाता था। तो इन सूत्रों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म। तो अणुसंख्यक गुणधर्म को हमने क्या ले लिया, परासरण दाब। हमने कहा ये विलेय के कणों की संख्या, ये मोलों की संख्या क्या है, ये N2 है। तो पाई अनुक्रमानुपाती है किसके, N2 के। हमने कहा यहां से क्या निकल रहा है आपका निष्कर्ष, पाई अनुक्रमानुपाती है N2 के, ये आ गया। साथ ही हम यहां देख रहे हैं जो M2 होता है यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये है ना विलेय का मोलर द्रव्यमान, ये हम सूत्र में किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, M2 से। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती होता है 1/, अणुसंख्यक गुणधर्म के, 1/, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, पाई। तो हम देख रहे हैं M2 व्युत्क्रमानुपाती है पाई के, यहां से हमें क्या पता चला, M2 व्युत्क्रमानुपाती 1/, पाई के। तो हमने देखा विलेय का मोलर द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती था 1/, अणुसंख्यक गुणधर्म के, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान M2 अनुक्रमानुपाती 1/, अणुसंख्यक गुणधर्म जो कि हमने कहा क्या है, परासरण दाब, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। और हमने कहा यही परासरण दाब जो हमारा पाई है ये किसके अनुक्रमानुपाती है, N2 के। तो M2 अनुक्रमानुपाती होगा 1/, N2 के। तो इसका सीधा निष्कर्ष क्या निकला, सीधे निष्कर्ष की बात करें हम कहें, इसका निष्कर्ष ये निकला कि M2 बराबर होगा 1/N2 के, यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेय के मोलों की संख्या के, या विलेय के कणों की संख्या के जो विलयन में उपस्थित है। अब यदि किसी कारण से
इन विलेय के मोलों की संख्या में या कणों की संख्या में परिवर्तन हो जाए, ध्यान रखिएगा मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, परिवर्तन हो जाए, तो उस विलेय का मोलर द्रव्यमान भी क्या होगा, बदल जाएगा, यानी कि वो हमें ठीक ठीक प्राप्त नहीं होगा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही है? हमने ये मेन चीजें आपको यहां पे कनेक्ट करके बता दी है कि ये अणुसंख्यक गुणधर्म क्या था, 1/π, इसको ऐसे दिखा सकते हैं ना, ये इसके विलेय के मोलों की संख्या, इसको हम इससे दिखा दें, ये। तो ये रिलेशन मैंने इन फार्मूलों को यहां से दिखाया, और लास्ट में जो निष्कर्ष निकला वो सीधे कहने का मेरा अर्थ यह है कि जो हम असामान्य मोलर द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, वो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं संबंधित है विलेय के मोलों की संख्या से। अब हमें समझना है कि विलेय की मोलों की संख्या परिवर्तित होती है जब हम कोई विलयन मिलाते हैं, इसको समझते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा मान लेते हैं मैंने कोई एक कह सकते हैं कोई विलायक लिया, विलायक लिया और विलायक में मैंने कुछ विलेय मिला दिया, तो किसका निर्माण हो गया, विलयन का निर्माण हो गया। अब अणुसंख्यक गुणधर्म क्या कहता है कि विलेय के मोलों की संख्या पर अणुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है। तो यहां पर यदि विलेय के मोलों की संख्या मैंने मान लेते हैं N1 ले ली, और जब यानी कि विलायक में मैंने विलेय के N1 मोल डाल दिए, मेरे कहने का अर्थ यह है, इसमें विलायक में मैंने विलेय के N1 मोल डाल दिए, लेकिन जब विलयन बना तो विलयन में जो विलेय के मोल हैं, इस विलयन में विलेय के मोल वो बराबर नहीं है N1 के। जो विलेय के मोलों की संख्या थी, विलयन में जाते ही वह मोलों की संख्या बदल गई। तो क्या होगा, यदि संख्या बदल गई तो मोलर द्रव्यमान विलेय का गलत आएगा हमारा, और उसी को हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब ये किन स्थितियों में आता है इसको भी समझना है हमने। हम यदि किसी विलायक में, जैसे जल में, हम कहते हैं यदि किसी विलायक में हम कोई ऐसा विलेय मिलाएं जो वैद्युत अपघट्य न हो, तो वहां पर जो मोलर द्रव्यमान आता है वह उसमें कोई असामान्य दिखावट नहीं आती, यानी कि वह कोई परिवर्तित हुआ हमें प्राप्त नहीं होता। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा जब विलायक में कोई वैद्युत अनअपघट्य विलेय मिलाते हैं तो असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त नहीं होता। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैं किसी विलायक में यूरिया से मिला दूं या ग्लूकोज लेकर के बनाऊं कोई विलयन, तो वहां पर हमारे को जो विलेय है उसका मोलर द्रव्यमान असामान्य प्राप्त नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक ठीक प्राप्त होता है। क्योंकि ये कैसे हैं, ये हमने लिए कैसे, वैद्युत अनअपघट्य विलेय। कैसे विलेय हैं, वैद्युत अनअपघट्य विलेय लिए हैं, तब असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त नहीं होता। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान कब प्राप्त होता है, वो तब प्राप्त होता है जब आप किसी विलायक में ऐसा विलेय मिला दें जो कि वैद्युत अपघट्य हो, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहा हमने, सेकंड में लिखते हैं, जब किसी विलायक में कोई वैद्युत अपघट्य विलेय मिलाते हैं तो असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो मुझे लग रहा है अब आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई। ये बिल्कुल एक चीज बिल्कुल सीक्वेंस में चल रही है। यदि आप सीक्वेंस पे ध्यान देंगे तो आपको पूरा का पूरा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको टॉपिक को यदि समझना है तो पूरी गहराई तक जाकर के समझना पड़ेगा।
मैंने शुरुआत कहां से करी? मैंने शुरुआत करी कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि असामान्य मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान का अर्थ है कि अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग करके हम जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं विलेय का, यदि वह मोलर द्रव्यमान तथा अणुसूत्र के द्वारा विलेय का जो मोलर द्रव्यमान आ रहा है यदि वह अलग अलग हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमें अणु संख्यक गुणधर्म के आधार पर मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो रहा है, जो कि गलत आ रहा है, उसी को हम कहते हैं असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो मेरी बात यहां समझ में आ गई होगी आपको। सेकंड बात यह आई कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने कहा अणुसंख्यक गुणधर्म। अब कौन से अणुसंख्यक गुणधर्म? मैंने आपको 4 की बात बताई। मैंने कहा पहला वाष्प दाब में कमी, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। हम कहें क्वथनांक में उन्नयन, वह अणुसंख्यक गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन, वो अणुसंख्यक गुणधर्म है। और चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म था परासरण दाब। तो ये अणुसंख्यक गुणधर्म अनुक्रमानुपाती होता है विलेय के कणों या मोलों की संख्या के। और यदि हम अणुसंख्यक गुणधर्म क्या ले लें, जैसे परासरण दाब है पाई, तो ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके? ये होता है CRT के। C मतलब सांद्रता होता है जिसका मान N2/V। तो पाई अनुक्रमानुपाती है N2 के। इस फार्मूले से हमें ये पता चला पाई अनुक्रमानुपाती है N2 के। और ये क्या चीज है? ये यही है कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो कि यहां पाई लिया है, अनुक्रमानुपाती है विलेय के कणों या मोलों की संख्या के, जो कि यहां N2 है। तो ये रिलेशन हमें पता चल गया। अब हमने इससे क्या निष्कर्ष निकाला? हमने कहा हम तो देख रहे हैं मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन आ रहा है, वो असामान्य आ रहा है। वो क्यों आ रहा है असामान्य? क्योंकि विलेय का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होता है अणुसंख्यक गुणधर्म के। इसका मतलब है अणुसंख्यक गुणधर्म का मान ज्यादा आएगा तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कम आएगा, और अणुसंख्यक गुणधर्म का मान कम आएगा तो विलेय का मोलर का द्रव्यमान ज्यादा आएगा। अब यही चीज अणुसंख्यक गुणधर्म क्योंकि मोलों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, तो हम कह सकते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती के साथ संबंध है विलेय के मोलों की संख्या से। यानी कि विलेय का मोलर द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती 1 विलेय के मोलों की संख्या से। तो यदि विलेय के मोलों की संख्या घटेगी तो विलेय का मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा, विलेय के मोलों की संख्या बढ़ जाए तो विलेय का मोलर द्रव्यमान कम होगा। इसको मैंने कनेक्ट किया इस फार्मूले से, जो कि हमारे परासरण दाब का सूत्र है। M2 बराबर होता है WRT/π/V, जहां M2 विलेय का मोलर द्रव्यमान, पाई जिसे हम कहते हैं परासरण दाब, और RT/V ये तो सारे के सारे R गैस नियतांक है, T टेम्परेचर है, V क्या है? वॉल्यूम है। तो हमने कहा ये M2 यहां से देखें तो अनुक्रमानुपाती है 1/π के। यहां से M2 1/π के अनुक्रमानुपाती है, और पाई किसके अनुक्रमानुपाती है? N2 के। तो M2 अनुक्रमानुपाती है 1/N2 के। तो यहां से हमने ये रिलेशन निकाल दिया कि जो मोलर द्रव्यमान है वह मोलों की संख्या के, किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती के संबंध में रहता है। अब यदि किसी कारण से विलयन में जब हमने विलेय डाला, तो किसी कारण से यदि विलयन में मोलों की संख्या बदल गई विलेय के, तो क्या होगा? मोलर द्रव्यमान भी गलत आएगा। उस चीज को हमने यहां एक्सप्लेन किया। हमने कहा विलायक और विलेय को मिला करके विलयन बनता है। मान लेते हैं मैंने विलायक में N1 मोल मिलाए किसके? विलेय के। लेकिन जब वो विलयन में गए, विलायक में गए और विलयन का निर्माण हुआ, तो विलेय के मोलों की संख्या अब N1 के बराबर नहीं रही, वो बदल गई किसी कारण से। तो यदि विलेय के मोलों की संख्या बदल जाएगी तो मोलर द्रव्यमान भी बदल जाएगा, क्योंकि वह मोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। उन दोनों में एक रिलेशन है। तो अब यहां पर हमने 2 कंडीशन ली कि मोलर द्रव्यमान कब बदलता है, कब असामान्य होता है और कब असामान्य नहीं होता। यदि हमने कहा विलायक में कोई वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाते हैं, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो कि विलायक में जाए तो वह टूटे ना, उसमें पोलरिटी टाइप की ना है, धनावेश एक तरफ ऋण आवेश एक तरफ, ऐसे ना टूटे। तो इस प्रकार का जब कोई पदार्थ मिलाते हैं विलेय, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त नहीं होता। जैसे कि हमने कहा पानी में आप शुगर मिला दो, ग्लूकोज मिला दो, तो वो टूटेगा नहीं। तो वहां पर जो शुगर का या चीनी का आप यदि कैलकुलेट करेंगे मोलर द्रव्यमान, तो वो सही आएगा। चाहे आप अणुसूत्र से ज्ञात कीजिए, चाहे अणुसंख्यक गुणधर्म की सहायता से प्राप्त कीजिए, वो सही आएगा। लेकिन यदि हम विलायक में कोई ऐसा वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं विलेय के रूप में, कोई ऐसा विलेय मिला रहे हैं जो वैद्युत अपघट्य हो, जैसे हम कहें KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, जब वो जल में हम डालेंगे तो K अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि हम डाल दें NaCl, सोडियम क्लोराइड डाल दें, तो जैसे जल में डालता है सोडियम अलग, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये क्या है? वैद्युत अपघट्य पदार्थ है। तब इनको यदि किसी विलायक में डालते हैं तो उनमें क्या होते हैं? वो अलग अलग हो जाते हैं, और यहां पर हमें जो विलेय का मोलर द्रव्यमान जो प्राप्त होता है वो असामान्य प्राप्त होता है।
तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसे एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसे और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने समझा कि असामान्य मोलर द्रव्यमान का मूल कारण क्या है। जैसा कि हमने बताया कि जब किसी विलायक में किसी विलेय को मिलाया जाता है, उस क्षण उसके जो मोलों की संख्या है, यदि वो बदल जाए, विलयन में जब विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात की जाए, एक तो हमने विलायक में विलेय के मोल डाले, यदि उतने ही मोल विलयन में भी रहे विलेय के, तो हम कहेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान की घटना घटित नहीं होती है। लेकिन यदि विलायक में हम विलेय के जितने मोल मिला रहे हैं, उन मोलों की संख्या परिवर्तित हो जाए, जब वो विलेय विलायक में घुल करके विलयन का निर्माण करे, तब उसके मोलों की संख्या यदि किसी कारण से बदल जाए, तो हम कहते हैं वहां पर विलेय का जो हम मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करते हैं वो हमारा गलत आता है। किसकी तुलना में? उसके अणुसूत्र के द्वारा प्राप्त मोलर द्रव्यमान की तुलना में। तो इस पे हमने अभी तक यहां पर चर्चा करी और ये निष्कर्ष निकाला। अब हम ये समझते हैं कि आखिर क्या कारण है कि जब किसी विलेय को किसी विलायक में डालते हैं तो उसके मोलों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। तो वहां हमने आपको बताया कि यदि वैद्युत अनअपघट्य विलेय होगा तो वह विलायक में जाकर के दो हिस्सों में नहीं बटेगा, तो वहां पर असामान्य मोलर द्रव्यमान की घटना घटित नहीं होगी। लेकिन यदि कोई वैद्युत अपघट्य डाल दें तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि मोलों की संख्या बदल जाती है। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जब मोलर द्रव्यमान परिवर्तित हो रहा है, किस कारण से? वैद्युत अपघट्य विलेय को मिलाने से। तो पहले हम लिख रहे हैं मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन वैद्युत अपघट्य विलेय को मिलाने पर पहला हम ये केस ले रहे हैं सबसे पहला। तो इसके लिए हमने क्या करा, मान लेते हैं मेरे पास जल है और जल में हम मिला रहे हैं, मान लेते हैं KCl मिला दिया। अब KCl के मान लेते हैं मैंने N मोल लिए थे, उसको जल में मिलाया, तो अब जैसे ही ये जल में मिलता है तो K तो अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, Cl पे माइनस, और प्लस हम कह सकते हैं जो जल होगा वो तो होगा ही होगा। तो जल में घुल करके K और Cl अलग अलग हो गए। अब KCl के N मोल थे, तो जब ये अलग अलग होंगे तो K के भी कितने मोल आ जाएंगे? N मोल, और Cl के भी कितने मोल हो गए? N मोल। तो यहां पर ये विलेय के मोल कितने हैं? विलेय के मोल बराबर कितने? N। और अब इस ये हमारा विलयन हो गया, विलयन में विलेय के मोल, तो विलेय में ये जो हमारा विलयन बना, इसमें विलेय के कितने मोल हैं? K के भी N मोल हो गया, Cl के भी N मोल हो गए। ये दोनों हमारे क्या है? विलेय तो हैं। तो विलेय के मोल कितने हो गए? 2N हो गए, N प्लस N, 2N मोल हो गए। तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो विलयन है उसमें मोलों की संख्या बदल रही है, जबकि अणु संख्या के गुणधर्म में हम क्या करते थे? उतने ही मोल मानते थे जितने हम विलेय के मोल क्या कर रहे हैं? विलायक में मिला रहे हैं। विलयन में भी हम उतने ही मोल मानते थे, तो तब मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करते थे तो हम देखते थे वो सही आता था। लेकिन जब वो बदल जाता है तो निश्चित रूप से, क्योंकि मोलर द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? मोलों की संख्या के, विलयन में विलेय के मोलों की संख्या के। तो ये बढ़ गई तो मोलर द्रव्यमान क्या हो गया? कम हो गया। सीधा सा अर्थ है। इसका अर्थ है कि अब यदि ऐसे विलयन के लिए KCl का मैं मोलर द्रव्यमान ज्ञात करूंगा तो जो वास्तविक मोलर द्रव्यमान आएगा वह क्या होगा? प्रैक्टिकली जो मोलर द्रव्यमान होगा उससे एकदम दुगना आएगा। यानी कि यदि KCl का मैं अणुसूत्र से मोलर द्रव्यमान ज्ञात करूं तो वो जितना भी आएगा इस प्रयोग के द्वारा जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात होगा वो बिल्कुल उसका क्या होगा? आधा होगा। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मोलों की संख्या यहां डबल होगी तो मोलर द्रव्यमान आधा हो जाएगा। प्रयोग के द्वारा अणु संख्या के गुणधर्म के आधार पर जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त कर रहे हैं वो अणुसूत्र की बजाय क्या होगा? 1/आधा होगा। लिख भी लेते हैं, लिखते हैं अणु संख्यक
गुणधर्म द्वारा प्राप्त मोलर द्रव्यमान किसका? विलेय का। ऐसी स्थिति में वह नियर अबाउट होगा अणुसंख्यक गुणधर्म का। कितना होगा? क्योंकि इसका जो होगा इसका आधा होगा, तो यानी कि 1/2 अणुसूत्र द्वारा प्राप्त हम लिखेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। इतना आ गया मेरे को लगता है, ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहां क्या होगी? मोलों की संख्या दुगनी होगी। तो ये तो तब है जब हम कहें जो हमारा विलेय है वो वैद्युत अपघट्य है वो आयनों में टूट रहा है, तब ऐसी स्थिति है। यदि इसकी विपरीत स्थिति हो, विपरीत स्थिति क्या है? कि जब दो अणु आपस में मिले, अर्थ यानी कि विलयन में, जब हम किसी विलायक में किसी विलेय को मिला रहे हैं और जब वो विलयन में पहुंच रहा है तो वहां पर उसके दो अणु आपस में संयुक्त होकर के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन आएगा। तो इसे समझते हैं। सेकंड स्थिति क्या है? जब विलेय के अणु विलयन में संयुक्त होकर ब्रैकेट में लिख लेंगे 2 या 2 से अधिक अणु विलयन में संयुक्त होकर मोलों की संख्या और किसके मोलों की संख्या? विलेय के मोलों की संख्या घटा दें तो उस स्थिति में भी क्या होगा? असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होगा। अब इसको समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक क्या है? विलायक है, उसमें मैंने क्या मिला दिया? विलेय मिला दिया, और इससे क्या बन गया? विलयन बन गया। अब हमने कहा विलायक क्या है? विलायक मैंने ले लिया बेंजीन। विलयन एथोइक अम्ल, विलयन क्या? विलेय क्या ले लिया? एथोइक अम्ल। तो इसको जब हमने विलयन में मिलाया तो क्या होगा? बल्कि इसको एथनोइक अम्ल कहेंगे। एथनोइक अम्ल इसको विलयन में डालेंगे तो ये क्या होगा? बेंजीन के साथ एक विलयन का निर्माण करेगा। अब बेंजीन का सूत्र तो आप जानते हैं C6H6 होता है। एथनोइक अम्ल का होता है CH3COOH, ये हमारा एथनोइक अम्ल होता है। अब ये विलयन में जब जाते हैं तो मान लेते हैं इसके 2 हमने ले लिए, अणु ले लिए। अब ये अणु विलयन में जब जाते हैं तो ये एक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं और 2 अणु आपस में संयुक्त होकर के एक ही अणु बना देते हैं। तो कैसे ये बनता है इसको भी समझिए। हमने कहा CH3 है तो हमने यहां बना लिया H3C, ये डबल बॉन्ड O, यहां पे सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ सिंगल बॉन्ड H। ये हमारा क्या हो गया? CH3COOH का एक अणु हो गया। अब ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है किसके? इसी के दूसरे परमाणु के साथ, इसी के दूसरे अणु के साथ। बल्कि ये क्या है? इसके 2 अणु लिए हैं यहां हमने। तो ये कैसे बनाएगा? यहां पर इसको बना देते हैं। दूसरे अणु को हम यहां लिख रहे हैं, ये हमारा हो गया H3, ये हो गया C, इधर की ओर हमारा क्या हो गया? O, और इसके साथ क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड बन गया H का। और नीचे की ओर देखा जाए तो यहां पर क्या हो गया? डबल बॉन्ड है हमारा O का। तो ऊपर O ने H के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, यहां पर भी इसने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है। हाइड्रोजन बंध की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। हाइड्रोजन बंध में हमने बताया था जब ये O और H आपस में जब इनमें सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तो हमारा O क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा ऋणावेशित हो जाता है, और ये हाइड्रोजन क्या होता है? थोड़ा सा धनावेशित हो जाता है। ठीक यहीं पर होगा, यहां पर ये माइनस थोड़ा सा ऋणावेशित हो जाता है और ये क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। और यहां पर ये देखें, ये ऑक्सीजन वाला होगा, माइनस का होगा, तो इस कारण से ये क्या कर लेते हैं? आपस में बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई? हाइड्रोजन बंध। तो ये क्या है? 2 अणु मिलकर
मिलकर एक अणु बना रहे हैं। तो यदि ऐसा होगा तो यदि इसके मैं कितने ले लूं, n मोल ले लूं, तो यहां पर मोलों की संख्या कितनी रह जाएगी, लगभग, यदि इसके दो अणु आपस में मिलकर के विलयन में एक अणु बना रहे हैं तो मोलों की संख्या कितनी रह जाएगी, मोलों की संख्या रह जाएगी लगभग, हम कहेंगे n थे तो इसमें क्या हो जाएगा, n/2 मोल रह जाएंगे, n/2 मोल रह जाएंगे। तो यहां पर क्या होगी, मोलों की संख्या आधी हो गई, जबकि यहां पर हमने देखा था ये इसके मोलों की संख्या यहां पर क्या हो गई थी, डबल हो गई थी। इसके कारण असामान्य मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त होते हैं, किसके, विलय के। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि मोलर द्रव्यमान सीधे विलयन में मोलों की संख्या से संबंधित होता है। यदि विलयन में मोलों की संख्या विलय, शुद्ध विलय के मोलों की संख्या से बदल जाए तो मोलर द्रव्यमान भी बदल जाएगा। और दो स्थितियों में बदलता है, यदि वैद्युत अपघट्य आपका विलय हो तो वो जैसे विलयन का निर्माण करेगा, धन आयन अलग ऋण आयन अलग, दोनों के n मोल होंगे, तो विलय के n मोल हैं वो विलयन में जाकर के 2n मोल बन गए। और यहां पर क्या हुआ कि हम कहें कि जैसे एक हमारे विलायक में एक विलय मिलाया, और विलय हमारा हमने कहा ये वैद्युत अपघट्य वाला नहीं था, लेकिन इसके अणु विलयन में जाकर के हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहे हैं और दो अणु मिलकर एक ही अणु का निर्माण करते हैं। तो यहां पर n मोल थे तो यहां पर विलय के कितने मोल हो जाएंगे, n/2। तो फिर मोलों की संख्या बदल गई। तो जो मोलर द्रव्यमान ज्ञात होगा इस विधि के द्वारा वह परिवर्तित आएगा, उसे हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहेंगे। तो यदि दो अणु आपस में मिलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, यदि विलय के दो अणु मिलकर एक अणु का निर्माण करें तो इसे द्वितयन या द्विलक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिमर कहते हैं। और यदि तीन अणु मिलकर एक अणु का निर्माण करें, तो इसे त्रितयन या त्रिलक यानी कि ट्राइमर कहते हैं। आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ये वाली बात है कि यदि दो अणु मिलकर के एक अणु बना रहे हैं विलयन में, विलय के दो अणु आपस में मिलकर के विलयन में एक अणु बना रहे हैं तो उसे हम द्वितयन या द्विलक या डिमर कहेंगे। यदि विलय के तीन अणु मिलकर के विलयन में एक अणु का निर्माण कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रितयन, त्रिलक या ट्राइमर कहेंगे। तो इस प्रकार से मोलों की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब इसे नोट कीजिए, फिर फटाक से हम आगे इसे और समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने यह समझा कि यदि किसी विलय को विलायक में मिलाने पर जो विलयन तैयार हो रहा है उस विलयन में विलय के मोलों की मात्रा या हम कह सकते हैं मोलों की संख्या परिवर्तित हो जाए, यानी कि जब तक उसको विलायक में मिलाया नहीं था तब उसके मोलों की संख्या जो थी, और विलायक में मिलाने के बाद जो विलयन मिला, विलयन प्राप्त हुआ, उसमें मोलों की संख्या, इन दोनों विलय के मोलों की संख्या में अंतर आ जाए, तो वहां पर हमें असामान्य जो मोलर द्रव्यमान है वह प्राप्त होता है, किसका, विलय का। अब यह तो हमें समझ में आ गया कि ये घटनाएं तब घटित होती हैं कि यदि विलय जब विलायक में मिलाया जाता है तो उसके एक से अधिक अणु या तो आपस में संयोजित हो जाएं या फिर विलय का एक अणु क्या हो जाए, वियोजित हो जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि मोलों की संख्या में परिवर्तन के दो कारण हैं, या तो विलय के अणुओं का संयोजन या उसके अणुओं का वियोजन। यह हमें समझ में आ गया। जहां हमने देखा था कि एथनोइक अम्ल में अणुओं का संयोजन होता था, वहीं पोटेशियम क्लोराइड में, KCl में या NaCl में अणुओं का क्या होता है, वियोजन होता है। तो विलय के मोलों की संख्या बदल जाती है तो असामान्य मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है। यह बात हमारी यहां पर समाप्त हो गई। अब हम कहें हमें पता तो चल गया ये इस कारण है, लेकिन अब इसका समाधान क्या है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनको हम कहते हैं वांट हाफ ने असामान्य मोलर द्रव्यमान को सही करने के लिए एक हमारे को
कह सकते हैं एक फैक्टर दिया, एक कारक दिया, जिसको हम सामान्यतः आई से निरूपित करते हैं। और उस आई की यदि हम अपने सूत्रों में मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि अभी तक हमने 4 सूत्र ज्ञात किए, किस किस के लिए? पहले हमने जो हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब के लिए सूत्र, वाष्प दाब में अवनमन के लिए सूत्र प्राप्त किया। दूसरा हिमांक में अवनमन के लिए सूत्र प्राप्त किया। क्वथनांक में उन्नयन के लिए सूत्र प्राप्त किया और परासरण दाब के लिए सूत्र प्राप्त किया। तो इन सूत्रों में यदि उस कारक की गुणा कर दे जिसे हम आई से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमारे फॉर्मूले बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वांट हाफ ने क्या नियम दिया था। तो लिखते हैं वांट हाफ के अनुसार, वांट हाफ का नियम, इसके अनुसार किसी अणुसंख्यक गुणधर्म के हम कह सकते हैं सामान्य मान या प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वांट हाफ कारक कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब सूत्र के रूप में प्रदर्शित करें तो हम लिखते हैं आई बराबर क्या है कि अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान। तो लिखेंगे अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे उसी का लिखते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। तो इसके द्वारा हम आई को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा वो कारक है जिसकी मल्टीप्लाई करेंगे सारे फॉर्मूले में तुम्हारे मान सही आ जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं अब यदि इसे हम कोरिलेट करें किसके साथ? मोलर द्रव्यमान के साथ। तो हम जानते हैं चूंकि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होता है वह व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है 1 किसके? मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान में अणुसंख्यक गुणधर्म में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो इसी सूत्र को यदि मोलर द्रव्यमान के पदों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आई इजिकल टू आई बराबर, यहां है अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान। तो प्रायोगिक मान की जगह क्या आ जाएगा? सामान्य मान, यानी कि वास्तविक मोलर द्रव्यमान, वास्तविक मोलर द्रव्यमान बटे अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा प्राप्त प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आई बराबर हो जाएगा सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी कि आई क्या है। आई वो वांट हाफ का कारक है जिसके द्वारा हम सही मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं जो हमें असामान्य प्राप्त होता है। और इसका सूत्र होता है आई बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान, या आई बराबर अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे अणुसंख्यक गुणधर्म का सामान्य मान। क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, इसलिए जो सामान्य मान नीचे था वो कहां आ गया? ऊपर आ गया, और जो प्रायोगिक मान ऊपर था वो मोलर द्रव्यमान वाले सूत्र में नीचे आ गया। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना आप लोग। अब हम समझते हैं हमने जो चारों फार्मूले निकाले थे, अब यदि वो वांट हाफ के अकॉर्डिंग यदि उनको लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम लिखते हैं वाष्प दाब अवनमन। दूसरा हम लिखेंगे जो कि हमारा होता है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा हमारा फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है हिमांक में
अवनमन, और चौथा जो हमारा होता है वो होता है परासरण दाब। तो इनको फार्मूलों को हम लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र होता है हमारा डेल्टा, बल्कि डेल्टा वाला सूत्र ना लिख करके सीधे हम लिखते हैं P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर होता था हमारा, ध्यान हो आपको, N2 बटे N1 के, और नीचे होता था N2 बटे N1 प्लस N2 होता था, जहां N1 विलायक के मोलों की संख्या, N2 विलेय के मोलों की संख्या होती थी, और विलायक के मोलों की संख्या की तुलना में हम कहते हैं विलेय के मोलों की संख्या बहुत कम होती थी, तो हम यहां नीचे से N2 की उपेक्षा कर देते थे। तो सूत्र आता था P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर N2 अपन N1, यह सूत्र आता था। अब यहां पर हमने वांट ऑफ का जो हमारा कारक है उसको हमने इंट्रोड्यूस करना है, तो कहां करेंगे? उसको यहां लगा देते हैं, साथ में I लगा देते हैं। तो P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर I इंटू N2 अपन N1। दूसरा क्वथनांक का सूत्र लिखें, तो क्वथनांक का सूत्र लिखते हैं, यह हमारा आता है डेल्टा टीबी, टीबी यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्वथनांक में जो परिवर्तन आया है वह बराबर हमारा होता था, ये होता था के बी इंटू एम के बराबर होता था। और जब इसमें वांट ऑफ का नियम लगाते हैं तो यहां पर इससे पहले क्या लगा देंगे? आई लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वथनांक का सूत्र आ गया। तीसरा हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन का यदि सूत्र लिखें तो हमने अभी पीछे ड्राइव किया था, डेल्टा टी एफ बराबर होता था के एफ इंटू एम के, इसके बराबर होता था। और इसमें यदि हम क्या लगाएं? वांट ऑफ का कारक लगाएं तो साथ में आगे क्या लगा देना है? यहां पर आई लगा देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नया फार्मूला हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप परासरण दाब का निकाल रहे हैं, परासरण दाब का सूत्र लिखें तो वो हमारा होता है पाई इज इक्वल टू N2RT अपॉन V। इसमें भी यदि वांट ऑफ का कारक रखें तो ये हमारा हो जाएगा I इंटू N2 इंटू R इंटू T बटे V। तो इस प्रकार से वांट ऑफ कारक को हम अपने अणुसंख्यक गुणधर्म के सूत्रों में इंट्रोड्यूस करके हम क्या कर सकते हैं? आसानी से जो हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान आ रहा है उसको सही ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आपको ये सब चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि आपके कहीं पर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये पूरी की पूरी आज की जो क्लास थी बड़ी सीक्वेंस से चली। यदि आप पहले स्टेप से ध्यान से देखेंगे तो आपको लास्ट तक ये चीजें बड़ी अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप कहीं कंफ्यूज भी नहीं करेंगे, और आपको ये भी पता चल जाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान आखिर क्यों प्राप्त होते हैं अणुसंख्यक गुणधर्मों के द्वारा। तो यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।